Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो सेट बी करवा रहा था उस सेट बी में आप सभी लोगों को कल मैंने सवाल दिया था। सवाल नंबर 10 पर पहुंच चुके थे। इसमें आप लोगों को दिया था ट्रायंगल एबीसी में डी और ई पैरेलल है बी और सी के, जैसा कि मैंने कल डायग्राम बना दिया था। निश्चिंत रहिएगा साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जा रहा है ना। तो आप लोगों का फीडबैक थोड़ा सा कमजोर आ रहा है, प्लीज़ शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, है ना। सेट भी स्टार्ट हो चुका है साथियों। तो देखिए, इसमें ट्रायंगल एबीसी में जो दिया है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ई सी जो है हमें ज्ञात करना है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो ई है यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये सवाल मैंने आप लोगों को कल दिया था। देखिए साथियों, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है, एबीसी में हमें दिया है कि ई जो है हमारा वो समानांतर है, अर्थात पैरेलल और सी के। ठीक है। तो हम लोग आधार अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे। हम आधार अनुपातिक प्रमेय लगाते हैं। कौन सी प्रमेय? आधार अनुपातिक प्रमेय। जब ये प्रमेय हम लगाते हैं साथियों, तो इसमें क्या होता है साथियों कि हम क्या करेंगे, बराबर जैसे ए डी अपॉन डी, ये और ये अनुपात बराबर होंगे। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए अपॉन ई सी। ठीक है। अब आप लोगों को ए ई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ए से ई तक, और ए से डी तक दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और साथ ही साथ साथियों दिया है, मैं लिखना भूल गया था आपको, बी और डी दे रखा है साथियों 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सभी की वैल्यू रखेंगे हम। ए डी है हो गया हमारा 1.5 अपॉन बी डी हो गया 3 इक्वल टू ए ई हो गया हमारा 1 अपॉन ई सी। ठीक है। तो यहाँ से हम ई सी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, ई सी इक्वल टू 1.5। तो ये कितना हो जाएगा, ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम सिद्ध हो चुका था। ठीक है। ये आईएमपी तो नहीं मान सकते, लेकिन इस तरह का एक पैटर्न का सवाल है जो आता है, अब मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है ना। कहा है साथियों 11वें सवाल में, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 और 1 से और 3 7 1 और 3 5 से क्या हो, समदूरस्थ बिंदु हो। ठीक है। ऐसी स्थिति में समदूरस्थ हो तो हम क्या कहेंगे, जब कोई भी चीज समदूरस्थ हो तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? जब वह बिंदु P से मान लो 1 7 और 1 3 और 5 अगर समदूरस्थ हैं, पिन P X Y है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में AP बराबर B। ठीक है। AP और BP का आप लोगों को कोई फार्मूला याद नहीं है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, AP स्क्वायर और BP स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएगी। ठीक है। वो और वही जो इक्वेशंस मिलेगी वही आप लोग का जो है संबंध है। अगर आप निकालेंगे तो किस तरह से, है ना, रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाए। इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक समीकरण बनेगी और वही समीकरण क्या रहेगी, हमारी जो है इनके बीच में संबंध जो है प्रदर्शित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों फटाफट से, और निश्चिंत रहिएगा
एक दो दिन में जो है आप लोगों का सोशल साइंस के भी जो है सेट्स आने वाले हैं। ठीक है, सोशल साइंस के भी जो है आप लोगों के सेट्स आने वाले हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पूरी प्रिपरेशंस की गारंटी अगर स्टडी विद जीनियस ने ली है तो पूरी करूँगा। साथियों, पिछले साल भी हमारे 100% पेपर जो है छपे थे, निश्चिंत रहिएगा, है ना। दिया है, मैंने कहा था ये है हमारे मूल बिंदु। 0 0 क्या होते हैं? मूल बिंदु से जो है 36 और 15। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से आ सकता है। मूल बिंदु से जो है बिंदु 36 और 15 के जो है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। सीधी बात है, दो तरह का फार्मूला होता है XYZ, लेकिन मैं सीधा सा, अगर आपको कहीं पर भी 0 0 दिया है, आपको करिए मूल बिंदु, है ना। जब भी हम मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो सीधी प्लस कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 39 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 39 जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जो भी आएगा सोल्व करोगे तो आएगा आपका 1521, जो 1521 39 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों फटाफट से, है ना। अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 के अनुपात में जो वो क्या करता है? काटता है। ठीक है, क्या करता है? काटता है। ठीक है, क्या करता है? काटता है। तो ध्यान दीजिए साथियों, ऐसे में आप लोगों को क्या दिया है? दे रखा है, आप लोगों को दे रखा है, मान लो बिंदु मैंने मान लिया P, जिसे है X और Y। ठीक है, X और Y उसके निर्देशांक है। एक मान में -1 और इनको दे नाम X1, मान बिंदु B 4 और -3, इसको मैं नाम दे देता हूँ X2। ठीक है, X2 Y2 मैंने नाम दे दिए। अब जब हम अनुपात की बात कर रहे हैं साथियों, तो हमारा अनुपात जो है, मान लो M1 M2 कितना दे रहा है? जो दे रखा है अनुपात। ठीक है, ओके। तो हम एक समीकरण से जानते हैं साथियों, अनुपात के रेशो के हिसाब से क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि x बराबर होता है M1 प्लस M2 M1 x2 इंटू M2 x1 ऑन M1 प्लस M2। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी और y आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप y निकालोगे तो y में हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो मैं इसमें वैल्यू भी रख देता हूँ। M1 की वैल्यू है साथियों मेरी 2 इंटू y2 है -3। ठीक है, प्लस 3 और ये हो गया x1 y1 7 प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा साथियों -6 प्लस 21/5। तो ये कितना बचेगा? 15/5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से x और y की जो है दो वैल्यू आप लोगों के बीच में आ जाएगी। इस प्रश्न को भी आप 90 स्टार नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब दिया है साथियों, है ना, AB और -A -B के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। जब हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो सेम समीकरण यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे x हुआ, x बराबर x1 प्लस x2/2, है ना। मध्य बिंदु ऐसे ही निकलेगा ना। y निकालेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2/2। ये हो गया हमारा x1 y1 x2। इसी तरह से निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। पहला मध्य बिंदु x निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a/2। तो ये इस तरह से मैं अगर y की बात करता हूँ सर, तो
b माइनस b बाई, तो ये भी, तो ये हो गए हमारे मध्य बिंदु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जोरदार सवाल है। साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 की वैल्यू। अब ये चीज के निकालने से पहले आप लोगों को टेबल आनी चाहिए। टेबल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल दी है, फिर भी मैं टेबल बनाना भी सिखा दूंगा बाद में, और सर सिखा भी चुके हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती साथियों रूट 3/2, कोस 30 की वैल्यू होती साथियों रूट 3, कोस 30 की वैल्यू होती रूट 3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती 1, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर मल्टीपल होगा 3/4 प्लस 1/, तो ये क्या हो जाएगा 4/4, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो साथियों, साइन दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जो साइन 0 डिग्री की भी होती है वो कोस 90 डिग्री के लिए होती है, जो कोस 30 होता है वो 60 होता है, केवल 45 की वैल्यू एक जैसी मैच होती है इनकी। ठीक है, मतलब एक जैसी, एक जस्ट विपरीत मैच होती है। ठीक है, इसीलिए 10 1 आता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। इसी के अथवा में आप इसको स्टार्ट, ठीक है, सेक ए कोष्टक में 1 साइन है, सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, सेक ए प्लस, ये सवाल जो है आपका है। ठीक है, अब हम इसमें LHS लेते हैं। ठीक है, अब LHS ले रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप साइन कोस के सवाल करते हैं तो केस कोस सेक 10 में दे रखा हो तो हमेशा क्या करेंगे, हम साइन और कोस में तोड़ने का प्रयास करेंगे। सवाल सेक 1 माइनस, और यहां पर है हमारा से प्लस 10। ठीक है, साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग वहीं से इजी कर देंगे, तो ये आएगा कोस से 1 माइनस ये, फिर से सेक क्या करोगे साथियों, तो 1 अपॉन, जब हम 10 को तोड़ेंगे होता है अपॉन कॉस। ठीक है, ओके, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जब हम इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या साथियों, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन, ठीक है। इसी तरह से इससे मैं करने का प्रयास करूंगा तो ये कोस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, कहीं पर भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कोस है। ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम उस ए को कॉमन भी ले लेते हैं तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, चूंकि हम ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साथी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मल्टीपल हुआ ना। ठीक है, ओके। तो साथियों ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी आधारभूत प्रमेय होती है उससे जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ऐसे कॉस स्क्वायर ए गया तो ये प्रूव हुआ, तो एलएचएस हमारा एलएचएस प्रूव हुआ है या नहीं, हो गया ना। जब भी आप साइन कोस थीटा के सवाल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले उन्हें जो है साइन कोस में तोड़ना है। ठीक है, ये वेरी वेरी आईएमपी सवाल है, ये छपेगा, क्या होगा साथियों, छपेगा। मैं एक कहूंगा कि ये छपेगा। ठीक है, जब भी पेपर हुआ मैं सिद्ध करके बताऊंगा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह मान लो ये हो गया हमारा वृत्त, इसका केंद्र,
ये कोई मैंने एक बिंदु ले लिया, एक ये हुई, एक हुई ये, ठीक है। मान लो बिंदु P हो गया मेरा, केंद्र हुआ O, ठीक है। ये बिंदु जो है O Q पर स्पर्श करा इसने, ठीक है, और ये करा उसने R, ठीक है। अब जो है हम इनको मिला देते हैं, ठीक है, ये मैंने इनको मिला दिया। ओके, तो देखिए अब जो ये चीज है ये लंब गिर रहा है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी लंब गिर रहा है तो ये भी 90 डिग्री हुआ। तो चूंकि इन दोनों अगर त्रिभुजों की मैं बात करता हूं साथियों, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में जो मेरा कोण PQO बराबर कोण PRO बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है, नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा O से Q और O से R बराबर हैं, क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो O Q बराबर O R, ये क्या है? ये है साथियों वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब मैं तीसरी बात करता हूं दोनों में, तो देखिए OP कॉमन भुजा है, OP बराबर O, ये क्या है हमारी ओभिनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोनों त्रिभुज क्या हुआ है ना, तो त्रिभुज OP सर्वांग होगा किससे? त्रिभुज OR से। कौन सी प्रमेय लगेगी? देखना, कोण भुजा भुजा, है ना। कौन सी प्रमेय लगी हमारी? हमारी प्रमेय लगी कोण भुजा भुजा प्रमेय से। क्योंकि हम जानते हैं साथियों किसी भी दो त्रिभुजों में तीन चीजें अगर कॉमन आ जाती है तो वहां पर सर्वांग समता का नियम लग जाता है और जो है सभी बाकी भुजाएं बराबर होती है। तो उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? PQ बराबर क्या होगा? PR होगा। यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था। अगर साथियों आप मेरे लेक्चर देखते हैं तो शेयर कीजिएगा ताकि फटाफट से मैं जो है आप लोगों के लिए और आगे जो है अपॉर्चुनिटी लेकर आऊं, ठीक है। ये जो सवाल है साथियों, इस पैटर्न का सवाल मैंने उस वाले सेट में करा दिया था कि दो वृत्त सकेंद्री है, अर्थात दोनों के केंद्र है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो है हमें क्या करनी, ज्ञात करनी। मान लो ये है, एक ये है, ठीक है, दो मतलब केंद्र दोनों के एक ही है, इसकी ये हुई रेडियस, इसकी ये हुई, तो ये जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई आपको निकालनी है। बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करोगे तो आ जाएगा। ओके, एक हिंट और देता है, इस भुजा को जो है ये क्या करेगा, ये जो लंब है ये समद्विभाजित कर देगा, तो एक निकाल लीजिएगा, दूसरा अपने आप जो है आ जाएगा। और साथ ही साथ उसने ये दे रखा है साथियों, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 होता 16, अर्थात ये हो जाएगा 4। यहां से यहाँ तक का 4 हो जाए तो पूरी भुजा हो जाएगी, जी हो जाएगी 8। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार से समझा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से साथियों ये दोनों, ये देखा 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये लंब डल रहा है 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर ये निकल आएगा यहाँ तक की, तो बाकी दो कर देना तो जीवा निकल जाएगी, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर है। इस पैटर्न का भी एक सवाल आएगा 100%, या तो कोई रस्सी बंधी हो, है ना, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में तय किए गए क्षेत्रफल जो है हमें निकालना है ना। देखिए 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है वो, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी साथियों? 1 मिनट
में घूमेगी वो 360 डिग्री बाई 60, अर्थात 60 तो 5 6 तो 5 मिनट में घड़ी कितनी डिग्री घूमेगी, तो वो घूमेगी साथियों 6×5 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चूंकि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से जानते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर अभी तक आपको नहीं याद है तो मैं फिर बता देता हूं। चूंकि साथियों पूरे 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री का नहीं, 1 थीटा का निकालो तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इस थीटा की जगह में 30 डिग्री निकाल देता हूं, अर्थात ये जाएगा मेरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसी जगह हम 30 डिग्री बाय 160 इंटू 22/7 गुणित 14। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 30 से है ना, तो ये हो जाएगा कितनी बार, 12। ठीक है, जब भी स्क्रॉल करोगे साथियों तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। यहाँ से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को रटने की जरूरत भी आपको नहीं है, मैंने बहुत इजी वे में जो है आप लोगों को बता दिया। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए साथियों, लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट कीजिएगा ताकि अगले सवाल भी जो है आप लोगों को मैं बता दूं, है ना। सवाल अगला है साथियों, है ना, ये सवाल जो है इसके अर्थात में है, आप लोग टेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा आईएमपी नहीं है लेकिन कीजिएगा कि एक समुद्र के जल स्तर के नीचे चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है जिसका 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्याखंड में एक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जाती है। ठीक है, सेम वो का वो ही सवाल है, यहाँ पर वहाँ थीटा 30 डिग्री था, यहाँ थीटा 80 डिग्री है और रेडियस 16.5 है। ठीक है, उसी पैटर्न में करके देखना आ जाएगा। प्रायिकता की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, मैं बोल कर बता देता हूँ। वह उदाहरण जिसमें घटनाओं के घटित होने या न होने की संभावना को हम क्या करते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं कि घटने की संभावना यह है और नहीं घटने की संभावना यह ही है। ठीक है, एक और इजी सवाल है साथियों, जो है आपका पी दे रखा है, दे रखा है वो दे रखा है 0.06, तो आप ई के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ई के होने की प्रायिकता क्या होती है साथियों, हमेशा 1 माइनस, देखो 1 माइनस पी, यह है बार, अपने फार्मूला होगा पी ई प्लस पी ई बार बराबर होता है ये होने की संभावना, ये नहीं होने की संभावना, तो 0.06 घटा देंगे तो कितना 0.9 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रायिकता का इस तरह का पैटर्न का सवाल कर लेना साथियों, एक आएगा, एक वन वर्ड में भी आ सकता है, प्रायिकता की परिभाषा लिखो, मतलब प्रायिकता से प्रायिकता की परिभाषा, नहीं होने की संभावना, प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, हमेशा प्रायिकता की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती। इस तरह के सवाल जो है आते हैं, मैंने सभी सेट में ले रखे हैं, आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे सेट करते हैं तो 100% आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल दिया, एक थैला है जिसमें 3 गेंद है, 5 काली, इस थैले में एक गेंद को या छत्र निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। ठीक है, तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं, मैंने बताया कुल परिणाम है अपने 3 + 5 = 8। ठीक है, ये है, ठीक है, लेकिन लाल गेंद कितनी है, 3। ठीक है, तो हमेशा किस तरह से निकालते हैं हम, प्रायिकता निकालते हैं साथियों, प्रायिकता होती है अनुकूल की संख्या अपॉन कुल परिणाम।
ये फार्मूला रट लेना, इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों 3/8। रट लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, हर सवाल में ये यूज होगा। अगला सवाल भी सेम ऐसा ही आएगा कि 20 बल्ब का एक समूह जिसमें 4 बल्ब खराब हो जाते हैं, तो एक बल्ब या छत्र निकाले तो उसकी क्या होगा कि वो खराब हो जाए। तो 4 कुल है, तो यही इस तरह से आंसर हो जाएगा 1/5। करके देख लेना, क्योंकि अनुकूल 4 है और कुल 20 है। ठीक है, ओके। एक ये सवाल आएगा ही आएगा साथियों, ये संख्या चेंज हो सकती है, आ सकता है, रूट आ सकता है, 2 हो सकता है, 7 रूट हो सकता है। और आप इस सवाल को 1000% कह सकते हैं कि ये सवाल आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि √2 परिमेय संख्या है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो है ना, क्योंकि है ना 7√2 में पूछा है, तो इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, थ्योरेटिकल है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको जो है क्या निकालना है, इनके दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ भी मैं बताऊंगा क्या, मैं नहीं बताऊंगा, ये करना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है ना, का विवृत कर ज्ञात कीजिए, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो निकालिए। इस पैटर्न का एक ही सवाल बताऊंगा। हमेशा इस तरह के समीकरण का जो है मानक समीकरण ax² + bx + c तुलना करेंगे। यहाँ से हमारी a की b की वैल्यू और यहाँ से हमारी c वैल्यू जो है निकल जाएगी। ठीक है, ओके। जब हमारे निकल जाएगी तो हम हमेशा विवृत हमारा d बराबर b² - ac में रखेंगे, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 - 4 दूनी 8 3 12 8 3 24। तो ये हो जाएगा -8। तो b जो d है, d की वैल्यू b² - 4ac, जो कि 0 से भी छोटी है, अर्थात हमारे मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो हम मूल वास्तविक नहीं है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। सेम अगला सवाल भी ऐसा ही रहेगा, इसमें फिर से वही पूछा है, तो मैंने जो बताया वहाँ तक तो जाना है, लेकिन इस बार जो हमारी वैल्यू होगी साथियों, जो मूल होंगे हमारे दोनों बराबर भी होंगे और वास्तविक भी निकलेंगे। जो हमारा डी आएगा वो जो बराबर इस सवाल में, जब ऐसा आएगा ध्यान रखिए कि मूल हमारे क्या होते हैं, मूल हमारे होते हैं -b/2 और दूसरा होगा -b। ठीक है, दोनों में वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 और 1। ठीक, ये कर लेना आप। ठीक है, मूल किस तरह निकालते हैं आप लोगों को बखूबी पता है। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल है हमारा 20वां सवाल, है ना। इस तरह के पैटर्न का एक सवाल आ सकता है, मैंने 2 एक सवाल करवा दिए हैं, लेकिन ये सवाल मैं फिर करवा देता हूँ, अगला फिर छुड़वा दूंगा, है ना। एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। P से ध्वज का उन्नयन कोण जो है वो है 45 डिग्री है। ठीक है, दंड ध्वजा की लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी जो है ज्ञात करनी है। मान लो किस तरह से ये है, देखिए साथियों, ये हुई हमारी, अब जमीन से ध्वज, सॉरी ये हो गया हमारा, ये हो गया भवन, ये भवन तो है ध्वज। अब क्या करना है, वो कह रहा है एक ही व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़ा है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो ये
वो ये एंगल, वो कह रहा है 30 डिग्री, वो ये 45 डिग्री। ये ऊंचाई आपकी है, ये है आपकी 10 मीटर। मान लो ये हो गई हमारी एच, टोटल लेंथ हो जाएगी एच प्लस, ठीक है, ओके। तो आप कुछ मत करना, टेन थीटा लगाना दोनों त्रिभुज में, ठीक है। मान लो ये लंबाई वाई, ये हो गया पी, ये हो गया ओ आर, ठीक है। पहले वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 10 प्लस जो है y, तो यहाँ से y की वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी आपकी y 17.32 मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम, तो निकालें 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा हमारा h प्लस 10 अपॉन 17.32, तो ये हो जाएगा साथियों h प्लस 10, 1045 की वैल्यू 1 होती है 17.32, एच बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है। वो अब कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से कोई ऐसी समस्या इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अगला सवाल है, ये आप लोग करना, सेम सवाल है ना, 3 मीटर ऊंचाई हो तो, ठीक है, सेम ही सवाल है, ठीक है, ओके। ये बीच में दिए गए, थोड़ा सा देख लेना। अब मैं करवा देता हूँ आपको आयु का सवाल, क्योंकि आयु का सवाल अभी तक हमने करा भी नहीं। 5 वर्ष पूर्व, है ना, नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो गई। तो वर्तमान आयु मानते हैं, माना कि वर्तमान आयु, है ना, किसकी किसकी मानते हैं, नूरी की मान लेता हूँ एक्स वर्ष, और सोनू की मान लेता हूँ वाई वर्ष, ठीक है। 5 साल पहले देखो समीकरण जमना, जब भी पहले की बात हो तो वर्तमान वायु में से घटाएं एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5, दोनों 5 साल पहले। नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, जब ये 3 गुनी ज्यादा थी तो हमने इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गए समीकरण 1। सोल्व कर लो इसको, एक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 50, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक्स माइनस 3y बराबर 10, ये हो गई समीकरण। अब 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, जब आगे की बात करते हैं साथियों तो जोड़ते हैं, एक्स माइनस बराबर वाई प्लस 10, ऐसा दूर लिखा और सोचना क्या बोल रहा। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, ये दुगुनी है, अर्थात 2 का गुणा कर देते बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स 10 बराबर 2y प्लस 20, तो ये हो जाएगा साथियों x माइनस 2y बराबर 10, ये हो समीकरण। अब आप या तो प्रतिस्थापन विधि लगाएं, या आप लोग कौन सी भी विधि लगाएं, या नॉर्मल जोड़ घटाव करके x और y की वैल्यू डिफाइन कर लेना। x की बता देता हूँ 50 वर्ष आएगी, और y की वैल्यू जो है आएगी 20 वर्ष वर्तमान में, और ये वर्तमान वायु ही पूछी है, ठीक है, बन जाएगा, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। इस तरह के सवाल में हमेशा दोनों पक्ष को बराबर करें, और जिसका दुगुना दे रखा है उसको छोड़ के दूसरे पे जो है दुगुना करना, ताकि जब भी तो वो बराबर होगा, ठीक। विलोपन विधि से सिद्ध कीजिए, ये वो का वही सवाल है, जहां तक मैंने छोड़ा वहां से दोनों सवाल करना है, ठीक है। ये सवाल देख लीजिएगा 22, 2 घनों है,
ये सवाल आ सकता है। 100 स्टार ले लो, 1000 स्टार तो नहीं दूंगा, लेकिन देख लेना आ सकता है। दो घने जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो एक घनाभ मिला था, सेम ऐसा ही मिला है। मान लो इसकी भुजा ए थी, तो ये पूरा हो गया मेरा 2a, तो ये कितना बचेगा a। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो निकालना है मुझे, समझ रहे, यही तो मुझे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ का है ना, सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी इसमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इधर का भी उधर का भी उधर का भी। जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए, जब हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी a होगी, ये इस तरह से, ये हुए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साथियों 2, है ना। ये हो गया चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित प्लस, चूंकि हम जानते हैं कि एक तो हो गया 2 और एक हो गया 2, ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4, किधर का, इधर इंटू 4, ये भी है ये भी है, प्लस इंटू 4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। देखिए क्या होता, ये इस तरह की आकृति बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है साथियों, एक ये फलक, एक फलक 2 3 4 और ऊपर नीचे के 5 6, मतलब आपका रूम पर ये पेड़ अलग थे, जुड़ के 2 बने। इस तरह से एक ये और एक वो, गोले में से कितने शंकु बनाए जाते हैं, शंकु में से कितने गोले बनाए जाते हैं, इस तरह का एक सवाल आता ही है, जैसा कि ये। ठीक है, इसी पैटर्न का सवाल पुराने सेट में मैंने करवाया था, तो वहाँ से उस वाले और इसके पैटर्न में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, बन जाएगा। अगला सवाल है साथियों, एक बारंबारता बटन है, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, माध्यक ज्ञात करना है। तो ये तो हो जाएगा साथियों हमारा xi, ठीक है, ये क्या हो जाएगा xi। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या, ये fi, पूरे को टोटल को ए करना, तो 8 हो जाएगा। अब निकालते हम बारंबार संचयी बारंबारता। ठीक है, एक होता है साथियों COF, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा जैसे 4 प्लस 5 को लिखते हैं 9, है ना, 9 और 13 इन दोनों को लिखते हैं 22, 22 और 20 42, 42 और 14 ये हो जाएगा 56, 8 64, 68। इस तरह से संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो हम संचयी बारंबारता भी निकाल लेते हैं साथियों। फिर निकालते हैं माध्यमान, जो कि होता है n, और n होता है ऑन जो भी fi के नीचे निकाला ना हमने n बराबर 88, तो n बराबर 68, सॉरी
n बराबर निकाला था मैंने, है ना। तो ये हो जाएगा एफ, जो भी समय एफ आई अपन जो भी, तो ये हो जाएगा 68/2 34वां पद, 34वां पद। अब ठीक है, मैं इसका फार्मूला बताता हूँ किस तरह से इसका फार्मूला आता है। अगर हमें माध्यक निकालना हो साथियों, तो माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है साथियों n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, इस तरह से। अब उसमें निकाला था अपना 34वां, निकाला था मैंने 34वें पद की बारंबारता देखना, 34वां पद कहाँ आएगा देखना, 34वां पद कहाँ आ रहा है आपका, 34वां अंतराल। अब 34वां अंतराल कहाँ आएगा हमारा, 34वां अंतराल आएगा हमारा 125 से 145 के बीच में, ठीक है। कहाँ आ रहा है हमारा 125 से 145, 125 और 150 के बीच में। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एल 125, ठीक है। क्या हुआ, माध्यक वर्ग हो गया हमारा 125। तो एल की वैल्यू हो गई 125, हमारा 120, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल ली थी, सीएफ है हमारा कितना, ठीक है, जो भी 125 वाला, ठीक है 20, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका आएगा 137 इकाई, ठीक। यहाँ से सोल्व किया, माध्यक की बजाय एक बार और माध्यक का देख लेना छपेगा, ठीक है। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फार्मूला, माध्य में सबसे पहले आप जानते हैं आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, माध्य में आपको डालना पड़ेगा यू आई, ठीक है। यू आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एच इनकी हाइट ले रखी होती है कितनी, 10 में 10 10 10, तो एच हो जाएगा 10, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें केवल आप लोगों का हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी एक माध्य बीच वाले से ले लेना, ऊपर और नीचे का। तो माध्य का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच एफ यू आई अपन एफ आई, ठीक है। एफ आई यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसी पैटर्न का एक सवाल आ रहा है, उसमें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। साथियों सेट ए और सेट बी मेरा कंप्लीट हो गया है, सेट सी की तैयारी है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर बता दूं आप लोगों को कि मैं सभी सब्जेक्ट कराऊंगा, बी सी और डी, इनको कंप्लीट होने के बाद इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद आपको मैं 100 से 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, है ना। 100 अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये ही पढ़ वीडियो को बार बार रिवाइज करके, बार बार सवाल को रिवाइज करके, मैं बोलता हूँ आप 101% जो है सक्सेसफुल हो जाओगे। कल आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का भी सेट आने वाला है, क्योंकि पिछले साल साथियों सामाजिक विज्ञान में इतने बेहयात सवाल पूछे थे बोर्ड ने कि कोई भी बना नहीं पाया था। आज हमारा सेट ए प्लस सेट बी दोनों कंप्लीट, दो सेट ए प्लस सेट बी कंप्लीट हो चुका है, दो सेट सी चलेगा, सेट डी चलेगा, फिर हमारा चलेगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव खत्म होने का थ्योरेटिकल का मतलब सवाल कराऊंगा, और उसके बाद गणित का मैं इन सारे सेटों को फिर से रिवाइज करूंगा, एक बेहतरीन वे में बार बार इन चीज़ों को करवाऊंगा, और आप जो है 100% श्योर है कि सफल होकर ही रहेंगे। अगर साथियों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाएं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली गतिविधि पर आपकी रहें, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा साथियों। थैंक यू, जय श्री महाराज।